Today's topic is basically word problems on Venn diagrams. ठीक है, word problems on Venn diagrams हमारा आज का टॉपिक है. तो word problems जो है मैंने ये बताया था कि Venn diagrams can be used to illustrate different type of information. जैसे आपको पाई चार्ट्स होते हैं, जैसे आपके पास स्कैटर्ड डायग्राम्स है, लाइन ग्राफ्स हैं, जिसमें आप इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हो. इसी तरह आप Venn diagram में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हो. कुछ एग्जाम्पल्स हम आज देखेंगे. उन इंफॉर्मेशन को पहली बात तो ये कि आपको पढ़ना आना चाहिए. जब तक आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे नहीं, आपको अननोन और जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना नहीं आएगा. तो फॉर एग्जांपल अभी अगर आपके सामने जो एग्जांपल मैंने रखी है, इसमें हमारे पास एक सिंपल सी वेन डायग्राम है. ये बेसिकली स्टार्टर है. ठीक है, इसको देखते ही बहुत सारों ने जो वो आंसर्स देना शुरू कर दिए होंगे. और मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग चैट में कम से कम ट्राई करो. ठीक है, जो तुम लोग को लग रहा है ना, तुम चैट में उसको ट्राई करो. फिर मैं जाके चैट पढ़ूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनों को समझ में आ रहा है, कितनों को नहीं. तो साथ साथ इसको चैट पे जो है ना थोड़ा सा अपना इनपुट भी देते रहो कि सर ये टी का आंसर हो सकता है, ये बी का आंसर होगा, या यू भी इस तरह. अच्छा, करना इसमें ये है कि हमारे पास एक वेन डायग्राम है. ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ये जो स्क्वायर बना है या ये जो रेक्टेंगल बना है, ये बेसिकली जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है. इसके अंदर हमारे पास 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स है, मतलब 3 सेट्स है. एक सेट को इसने ए का है, दूसरे को इसने बी का है और तीसरे को इसने सी का है. ठीक है. अच्छा, कुछ नंबर्स अंदर वेन डायग्राम के स्पेसिफिक लिखे हुए हैं. कुछ इंफॉर्मेशन उसने हमें गिवन दी है और कुछ चीजें हम डायग्राम से खुद ही समझे हमने. ठीक है. टास्क हमारा क्या है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, यू, वी एंड डब्ल्यू. ये और एक और भी वो है वेरिएबल जो कि आउटसाइड है यूनिवर्सल. तो 5 वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा वो लिखा हुआ. वो जो वेरिएबल है वो बेसिकली हमें ये बताना है कि ये इन 3 सर्कल्स के अलावा बाहर क्या नंबर आएगा, तो वो भी एक वेरिएबल है. तो हमें 5 चीजें फाइंड आउट करनी है. ठीक है. पहले जरा इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा टाइम देके समझते हैं कि ये बेसिकली जो वेन डायग्राम में जो डिफरेंट रीजन्स है, इनके बारे में हमें क्या समझ में आता है. देखो, अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो टी है, ठीक है, ये जो टी वाला जो एरिया है जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें ए भी लिखा है और टी भी लिखा है, ये जो टी है बेसिकली इसमें जो भी चीज आएगी ना, दैट ओनली बिलोंग्स टू ए. टी की वैल्यू जितनी भी होगी ना, वो सिर्फ ए को बिलोंग करता होगा, सिर्फ ए को. जो यू की वैल्यू आएगी वो सिर्फ सी को बिलोंग करेगा, सिर्फ सी को, ओनली सी. एंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ओनली बिलोंग्स टू बी. ठीक है, क्योंकि ये वाला जो रीजन होता है ना, इतना जो रीजन आपको नजर आ रहा है, ये बी का है, सिर्फ ये सिर्फ बी का है. ये वाला जो रीजन है ना, ये सिर्फ सी का है. और ये वाला जो पूरा रीजन है, ये सिर्फ ए का है, टी का है, सॉरी. ठीक है, टी का जो है वो ए को बिलोंग करता है. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो पूरा सर्कल है ना, ये हमारे पास सेट ए है. इसमें 4 रीजन आ रहे हैं. जो पूरा सेट हमारे पास, पूरा सर्कल जो है ना, दैट इज सेट ए. इसमें 4 रीजन आ रहे हैं. द फर्स्ट वन इज टी. टी कौन सा है? जो कि सिर्फ ए को बिलोंग करता है. अच्छा, अब जरा इस रीजन की बात करते हैं. दिस रीजन इज बेसिकली द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी. ये जो 10 और 2 लिखा है, ये बेसिकली वो लोग हैं जो कि ए को भी बिलोंग करते हैं और सी को भी बिलोंग करते हैं. ये जो 4 और 2 वाला जो रीजन है, ये पूरा ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी. मतलब ये ए को भी बिलोंग करते हैं और ये बी को भी बिलोंग करता है. और ये जो बीच वाला जो एरिया है इंटरसेक्शन का, विच इज 2 एंड बी, ये बेसिकली सी और बी का इंटरसेक्शन है. मतलब ये वाले जो मेंबर्स है, ये सी को भी बिलोंग करते हैं और बी को भी करते हैं. इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, अब जरा सेंटर वाले एरिया को देखो. ये जो 2 लिखा हुआ है, ये जो सेंटर एरिया होता है, इसका मतलब होता है दिस एरिया इज द कॉमन बिटवीन ए, बी एंड सी. ये तीनों सेट्स का कॉमन एरिया है. तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, मतलब 2 का मतलब ये है कि 2 इज ऑल्सो इन ए, 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सी एंड 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू बी. समझ रहे हो? तो ये कुछ थोड़ा सा एरिया की डिस्क्रिप्शन मैंने बताई थी. इसको समझ में आ जाएगा तो फिर वेन डायग्राम को सॉल्व करना बड़ा आसान है. अब देखते हैं गिवन क्या है. गिवन में कह रहे हैं द नंबर ऑफ यूनिवर्सल. हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स हैं वो 50 है. मतलब ये जो टोटल मेंबर्स हैं, दे आर 50. मेंबर्स ऑफ ए इज 20. ए के मेंबर्स 20 है. मतलब जो पूरा ए का सर्कल है, इसमें जितने भी नंबर्स लिखे हैं उन सबको ऐड करूंगा तो 20 आंसर आना चाहिए. बी के मेंबर्स कितने हैं? वो भी 20 है. मतलब बी के पूरे सर्कल में जितने नंबर्स हैं सबको ऐड करूंगा तो जो आंसर आना चाहिए वो 20 होना चाहिए. और सी के मेंबर्स हैं 28. मतलब सी के जितने मेंबर्स हैं, सी में जितने नंबर्स लिखे हुए हैं, आप जब उनको ऐड करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? 28. और एक और चीज गिवन है कि द इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी इज 8. बी और सी का जो इंटरसेक्शन है ना, मतलब ये एरिया, ये टोटल 8 है. तो तुम लोग खुद देख रहे हो, जब 2 यहाँ है तो वी की वैल्यू तुम लोग को खुद पता चल गई होगी कि वी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये टोटल एरिया 8 है. ठीक है. तो इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दिस एरिया इज 8 और 2 यहाँ मौजूद है पहले से, तो फिर यहाँ कितनी वैल्यू आएगी?
जाहिर सी बात है 8 - 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, अब ये देखो कि जो चीजें जिसने हमें गिवन नहीं दिया, हमें फिगर से क्या क्या पता चल रहा है। हमें फिगर से ये पता चल रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 2। नंबर ऑफ मेंबर्स जो कि ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, वो कितने हैं? 2। द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी, ए और सी का इंटरसेक्शन कितना है टोटल? 10 + 2 12। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का इंटरसेक्शन कितना है? 4 + 2 6। तो ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन वेन डायग्राम से पता चल गई। चलो अब जल्दी से अननोन फाइंड आउट करना है। पहला अननोन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बी। बी कैसे पता चला? क्योंकि मुझे उसने बोला है कि बी और सी का इंटरसेक्शन कितना है? 8। बी और सी का इंटरसेक्शन कौन सा वाला है? ये वाला है। ये 2 है तो ये कितना होगा? 6 हो जाएगा। जबरदस्त। चलो अब सी पे आते हैं। सी पे, सी कितना कह रहा है? 28। सी के सारे मेंबर्स 28 हैं। ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। कितना हो गया? 10 + 2 12, 12 + 6 18, और 18 और 28 में से माइनस करूंगा तो यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉल्व कर रहे हैं, देखो जरा चैट बॉक्स में जाके। चैट बॉक्स में सॉल्व हो रहा है। जबरदस्त भाई, सॉल्व हो रहा है, साला समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। सर ठीक है, इस फिजान, तरह करते रहो ताकि मुझे पता चले चैट बॉक्स में। जी बोलिए। सर फिजान, वो बोलो। हमारा जो है वो दरकशां के अकाउंट से ज्वाइन करिए, आप उसको अंदर आने दे दें। ठीक है, उसको बोलो जल्दी करो। मैं एक और बार ट्राई करो। मैं अलाउ कर देता हूँ। ओके। मैं अलाउ कर दूंगा, वो करेगी ना ज्वाइन, मैं अलाउ कर दूंगा। अच्छा फिर आ जाओ वापस उस सवाल पे। मैं अब तुम लोग को उसका सोल्यूशन दिखाता हूँ आगे करके। ठीक है, चलो अब सबसे पहले जो है ना वो इन्होंने इसकी बात की, ए को निकालने का, यानी टी की वैल्यू इन्होंने पहले निकाली। तो टी के लिए तुम्हारे पास, तुम्हें पता है ए की वैल्यू कितनी है? 20। तो ये कितना लिखा है? 10 2 12, 12 और 4 कितना हो गया? 12 और 4 कितना हो गया? 16। तो 20 - 16 कितना हो गया? टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। टी की वैल्यू कितनी आ गई? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या सॉल्व किया है? अब इन्होंने देखो वही 6 आ गई। ठीक है, वो टोटल 8 था ना, वो टोटल 8 था, तो ये वैल्यू 6 आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बी में जो वेरिएबल लिखा हुआ था 20 माइनस, क्योंकि होल वैल्यू कितनी है? 20। होल वैल्यू कितनी है बी की? 20। और हमारे पास तीन नंबर कौन से लिखे हैं? 4 2 और 6। तो 20 में से मैंने ये तीनों नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास इस रीजन की वैल्यू आ गई। इसी तरह मैं क्या करूंगा? सी की वैल्यू निकालूंगा। सी होल कितना है? 28। अब देखो मैंने इसी तरह किया है, 28 में से किस किस को माइनस करूंगा? 10 को, 2 को और 6 को। जब ये तीनों मैंने 28 में से माइनस कर दिया तो मेरे पास जो है वो सी की वैल्यू आ गई 10। ये जो सी इधर जो अल्फाबेट लिखा था उसकी वैल्यू। अब एक चीज और है, टोटल कितना है? 50। अब इन सब नंबर्स को ऐड करते हैं। अगर ये 50 है तो इसका मतलब बाहर 0 आएगा, लेकिन अगर ये सारे 50 नहीं है तो इसका मतलब है कि बाहर भी कोई नंबर आएगा। तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी 44 आ रहा है, और मेरे पास टोटल कितना है? जब इन सब नंबर्स को ऐड करोगे, इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 44। और सिंस मेरे पास जो टोटल मेंबर्स हैं वो 50 हैं और इन सर्कल में 44 है, तो बाहर क्या नंबर आएगा? 50 - 44 इक्वल्स टू 6। थोड़ा समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली वेन डायग्राम है। ठीक है, ये दिस इज जो है ना, ये इस तरह हमें अननोन फाइंड करने पड़ते हैं, थोड़ा नंबर्स को देखना पड़ता है। अब थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल शेयर कराता हूँ जिसमें थोड़ी वर्डिंग है। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 2। आई होप स्क्रीन एंड वॉइस इज क्लियर। इस एग्जांपल को देखते हैं। दिस एग्जांपल इज बेसिकली देयर आर 150 कॉलेज फ्रेशमैन जिनका इंटरव्यू हुआ। ठीक है, मैंने 150 कॉलेज फ्रेशमैन मतलब है बिल्कुल अभी 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 कॉलेजेस में एनरोल हुए हैं, मैंने इनका इंटरव्यू लिया। 85 ने कहा कि हम लोग जो है ना वो मैथ्स की क्लास के लिए रजिस्टर हुए हैं, वी आर रजिस्टरिंग फॉर मैथ्स क्लास। 70 ने कहा कि वी आर रजिस्टर्ड फॉर एन इंग्लिश क्लास, हमारा जो है वो हमने इंग्लिश क्लास के लिए जो है ना वो रजिस्टर किया अपने आप को। एंड 50 आर सेइंग दैट दे रजिस्टर बोथ फॉर मैथ एंड इंग्लिश। तो एंड का मतलब तुम्हें पता है इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो वो चीज भी याद रखना। अच्छा, हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये बता रहे हैं कि हाउ मेनी साइंड अप फॉर ओनली मैथ्स, हाउ मेनी साइंड अप फॉर ओनली इंग्लिश। ऐसे कितने हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों के लिए साइंड अप हुए हैं, और ऐसे कितने हैं जो कि ना मैथ्स के लिए साइंड अप हुए ना इंग्लिश के लिए साइंड अप हुए हैं। तो हमें ये पता है कि अगर मैं तुम्हें ये तीन नंबर्स दिखाऊं और तुम बोलोगे सर इन तीनों को ऐड करें तो 150 तो नहीं आ रहा,
तो इसका मतलब है कि डेफिनेटली 85 जो मैथ्स की क्लास ले रहे हैं उसमें कुछ इंग्लिश के भी होंगे, है ना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, इनको सॉल्व करने के लिए वेन डायग्राम जो है ना वो बहुत ही फीजिबल है। तो सबसे पहले मैंने किया क्या कि क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट की बात हो रही थी, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद मैंने जो है वो दो ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाए, एक मैथ्स का हो गया, एक इंग्लिश का हो गया। चलो अब इन्फॉर्मेशन फिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नीचे वाली इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छा, अब ये मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, ठीक है। वेन डायग्राम भी मैंने बना दी। वेन डायग्राम आपको बनानी पड़ती है खुद, तो वो भी आप बना लोगे वेन डायग्राम। अब मैं जो है डाटा को फिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया इंटरसेक्शन वाले पार्ट से, ठीक है। मैंने देखा 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर बोथ मैथ एंड इंग्लिश। सो मुझे पता है इंटरसेक्शन एरिया कौन सा होता है, तो मैंने वहां 50 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने वहां 50 लिख दिया। अब ये देखो, ये कह रहा है 70 वर रजिस्टर्ड फॉर इंग्लिश क्लास। इसका मतलब इंग्लिश के पूरे सर्कल में 70 आना चाहिए। 50 वहां पहले से मौजूद है इंग्लिश के सर्कल में, तो अब बाकी कितना बचा, 20। तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। अब मैं गया मैथ्स की क्लास में। मैथ्स की क्लास में जो टोटल सर्कल है उसमें 85 आने चाहिए, 50 पहले से लिखे हुए। तो मैंने क्या किया, 85 माइनस 50, जितना भी बचा 35, वो मैंने इसको इस सर्कल में फिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरह वेन डायग्राम मैंने फिल कर दी। अब मैं सबको ऐड करके देखता हूँ क्या ये 150 बन रहे हैं। तो जब मैं 35, 50 और 20 को ऐड करूंगा तो ये बनेगा 105। ये कितना बनेगा, और मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 150। तो इसका मतलब है कि 150 में से जब मैं 105 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 45, ठीक है। तो 45 जो है वो यूनिवर्सल सेट के बाहर लिख दिया जाएगा। 45 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना मैथ्स की क्लास ले रहे हैं ना इंग्लिश की। अब जरा इन रीजंस को समझो, अब जरा इन रीजंस को एक मिनट मैंने पॉज किया, इसको समझ लो। ये जो 35 है, दिस 35 ओनली बिलोंग्स टू मैथ्स। ये 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ्स की क्लास ले रहे हैं। ये जो 50 स्टूडेंट्स हैं ये ऐसे हैं जो मैथ्स की क्लास भी ले रहे हैं और इंग्लिश की क्लास भी ले रहे हैं। एंड दिस 20 स्टूडेंट्स आर दोज हु आर ओनली टेकिंग इंग्लिश क्लास। एंड these 45 students are neither taking maths class nor English class। तो इसको दोबारा मैंने प्ले कर दिया है। तो अब मुझे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सिर्फ उसका आंसर लिखना है। हाउ मेनी साइंड अप फॉर ओनली मैथ्स क्लास, 35। हाउ मेनी साइंड अप फॉर ओनली एन इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास सिर्फ कौन ले रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी साइंड अप फॉर बोथ, और का मतलब क्या था, यूनियन। कल हमने क्या देखा था, और का मतलब यूनियन, मतलब सबको ऐड कर दूंगा। जब तीनों नंबर्स को ऐड कर दूंगा 35, 50 और 20, तो माय आंसर विल बी इक्वल्स टू 105। And how many signed up for neither math or English? So the answer of this question will be 45। तो थोड़ा सा समझ में आया, थोड़ा सा समझ में आया। ये इस तरह वेन डायग्राम की प्रॉब्लम्स होती है। यस यस सिर्फ सर। हमें वेन डायग्राम को समझना पड़ता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली तुम लोग के लिए, ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए। जल्दी से मुझे सॉल्व करके जल्दी से मुझे आंसर्स बताओ, और फिर जो है वो कैमरा ऑन करके थोड़ी सी वर्किंग भी दिखाओ। 2 मिनट है तुम लोग के पास, 2 मिनट बाद मैं इसको समझाऊंगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करो, क्वेश्चन पढ़ो, वेन डायग्राम फिल करो और मुझे आंसर बताओ। चलो।
सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है। 28 took PE, 31 took bio, और 42 took English, 9 took PE and bio, 10 took PE and English, 6 took bio and English, 4 took all the 3 subjects. तो सबसे पहले 4 से स्टार्ट करना, 4 को फिल करना सबसे पहले। 4 took all the 3 subjects, तो आपको पता है वो वाला एरिया जो कॉमन एरिया है जो तीनों सेट्स में, वो कौन सा होता है, वहां 4 लिख दो। थोड़ा स्टार्ट करो इसको, थोड़ा समझाओ इसको। सर यस सर। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने देखा कि कॉमन एरिया, सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने अच्छी तरीके से। वेन डायग्राम मेरे पास इत्तेफाक से उसने मुझे बना के दी हुई है। मैंने वेन डायग्राम को सिर्फ फिल करना है और फिर मुझे क्वेश्चंस के आंसर देना है, फिल ही करना है वेन डायग्राम को। सबसे पहले मैंने देखा व्हाट इज द कॉमन एरिया, तीनों सेट्स में कॉमन एरिया कौन सा होता है, तो मैंने उसको स्टार्ट किया। मैंने देखा कि 4 टुक ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो मुझे पता है 4 कहाँ लिखना है, वो एरिया जो कि तीनों सेट्स में कॉमन है, ये सेंटर वाला एरिया होता है। अब कह रहा है 6 टुक बायो एंड इंजीनियरिंग, 6 टुक बायो एंड इंग्लिश, सॉरी। तो बायो और इंग्लिश के जो इंटरसेक्शन है वो ये रहा, बायो और इंग्लिश का जो इंटरसेक्शन है वो ये रहा, और इसकी वैल्यू कितनी है 6। तो 4 तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो अब मुझे कितना लिखना होगा, 6 - 4 = 2, तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा। इसी तरह मैं आगे गया, मैंने देखा उसने मुझे बोला ये भी इंफॉर्मेशन हो गई। अब दूसरी इंफॉर्मेशन थी 10 तो पीई एंड इंग्लिश, 10 तो पीई एंड इंग्लिश। अब पीई और इंग्लिश वाला देखो कौन सा कॉलम है, ये वाला है। 4 पहले से लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 10 में से 4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे कितना लिखना पड़ा, 6। मैंने 6 लिख दिया। देखो किस तरह फिल कर रहा है, ठीक है, इसी तरह हमें भी फिल करना है। अब और ऊपर आ जाओ, फिर कह रहा है 9 तो पीई एंड बायो, तो पीई एंड बायो वाला 9 है, 4 इज ऑलरेडी देयर, तो अब मुझे 9 - 4 कितना हो जाएगा, 5, तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा इस तरह। अच्छा अब आ जाओ ऊपर, और फिर ये कह रहा है 42 तो इंग्लिश, मतलब टोटल सर्कल जो 42 इंग्लिश का जो टोटल सर्कल है, उसमें जितने भी नंबर्स हैं उनको जब मैं ऐड करूं तो 42 आना चाहिए। तो पहले से यहाँ कितने लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए 6, 4 और 2 लिखे हुए, तो 6 और 4 कितना होगा, 10, 10 और 2 कितना होगा, 12, और जब मैं माइनस करूंगा तो 30 आंसर आ जाएगा। फिर मैं और ऊपर गया, और इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा है, 31 टू बायोलॉजी, 31 बायोलॉजी, तो बायो में पहले से क्या लिखा हुआ है, 5, 4, 9, 9 और 2 11, 11 पहले से लिखा है। जब मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 20। मैंने 20 लिख देना। उसके बाद में और ऊपर क्या लिखा हुआ है, 28 तो पीई, ठीक है, तो 28 मतलब पूरा सर्कल 28, तो 6, 4 कितना हो गया, 10, 10 और 5 कितना हो गया, 15। अब जब मैंने 15 में से 28 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया, 13 आ गया, ठीक है। अब मुझे देखना है कि क्या ये सारे नंबर्स 100 के बराबर है, तो मैंने सबको ऐड किया। जब मैंने सबको ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 30 और 20 50 हो गया, 50 और 10 हो गया 60, 60 और 20 80, तो ये 80 हो गया टोटल नंबर। जब मैंने 100 में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 20, तो मैं 20 को बाहर लिखूंगा। अब ये ऐड कर रहा है, आगे बढ़ा देता हूँ जल्दी। ठीक है, तो 80 आ गया, 80 में से मैंने 20 माइनस किया। अब देखो मुझे सिर्फ आंसर देना है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट मींस द नंबर व्हिच इज आउटसाइड, तो 20 हो गया। नन का मतलब कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक पीई बट नॉट बायो एंड इंजीनियरिंग, पीई लिए लेकिन बायो इंजीनियरिंग नहीं ली, मतलब सिर्फ पीई किसने लिए, सिर्फ पीई किसने लिया, तो वो 13 है। ठीक है, तो ये चीज को जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, बाकी इसमें कोई और नई चीज नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक बायो एंड पीई बोथ बट नॉट इंग्लिश, बायो और पीई बोथ लिए लेकिन इंग्लिश नहीं लिए। तो बायो और पीई वाले जो है वो 5 + 4 9 है, लेकिन मैं 4 को नहीं ले सकता क्योंकि 4 तो वो भी है जो इंग्लिश ले रहे हैं। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, सिर्फ 5 लिखूंगा, बिकॉज 5 आर द ओनली स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग ओनली पीई एंड इंग्लिश। तो ये जो है इन्होंने कोड भी डाल दी जल्दी से, और हम लोग जो है वो जूम आउट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप मुझे थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ में आया है, ये जो अभी हमने डिस्कस किया था ये समझ में आया किस तरह देखो वेन डायग्राम को फिल करना है। यस सर। चलो अब जरा दो सप्लीमेंटल वर्कबुक के क्वेश्चंस है मेरे पास, उनको देखते हैं। सप्लीमेंटल वर्कबुक के मैंने जो क्वेश्चंस है सॉल्व किए, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, वो भी थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा है इसलिए जो है ना थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है सप्लीमेंटल वर्कबुक के, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे ख्याल से और 4 है।
तो इसको भी जरा देख लेते हैं, ताकि ये तुम्हारी बुक है, तुम्हारे सामने की एक चीज है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, इसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, बिल्कुल आप वहां से देख सकते हो। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आई होप माई स्क्रीन एंड वॉइस इज क्लियर, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज बेसिकली, आवाज आ नहीं रही किसी की, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, द क्वेश्चन इज दैट कि हमारे पास एक सर्वेयर है, उसने कुछ लोगों से पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्रूट दे ईट। हमारे पास 3 तरह के फ्रूट है, मैंगोज, पाइनएप्पल्स एंड बनाना। ठीक है, उसने लोगों से पूछा कि भाई आप मैंगो खाते हैं, पाइनएप्पल खाते हैं, बनाना खाते हैं। तो जो लोगों ने इन्फॉर्मेशन उसको मिली, उसने उसको एक वेन डायग्राम की फॉर्म में जो है वो डिस्प्ले कर दिया है। इसमें वेन डायग्राम में वी हैव अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, टोटल पीपल उसने हमें नहीं बताया कि टोटल कितने हैं। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है, इसमें हमारे पास m इज द सेट ऑफ पीपल हु एट मैंगोज, p इज द सेट ऑफ पीपल हु एट पाइनएप्पल्स एंड b इज द सेट ऑफ पीपल हु एट बनाना। और फिर उसने थोड़े से नंबर्स को वेन डायग्राम में लिख दिया है, जो कि आपको नजर आ रहे हैं, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। 5, 7, 4, 12 और 1 उसने जो है वो आउटसाइड लिखा है, ये 1 है। ठीक है, ये m लिखा हुआ है, ये p है और ये b है, ये 12 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 1 है। बाकी ये 3 स्पॉट्स जो है वो उसने खाली छोड़े हुए थे, जो हमें फिल करना है। ठीक है। अच्छा, इंफॉर्मेशन वो हमें क्या दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि 19 पीपल सेड दे एट मैंगोज। मतलब मैंगो का जो पूरा सर्कल है उसमें टोटल नंबर 19 होना चाहिए। पहले से कौन कौन से नंबर मौजूद है? 5 है, 7 है और 4 है। 7 और 4 कितना हो गया? 11। और 11 में मैंने 5 ऐड किया तो हो गया 16। और टोटल 19 था, तो मैंने फिर 19 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो प्लेस है इसमें वैल्यू कितनी आ गई? The next information is that he's saying 6 people said they ate only pineapples. So only, the word only, you have to focus on this word. ये सिर्फ only है। ये 6 लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पाइनएप्पल खाया। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ डायरेक्ट 6 लिखना पड़ेगा, मुझे ये सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये वाला रीजन वो है जो सिर्फ पी को बिलोंग करता है। ठीक है। अच्छा, फिर द नेक्स्ट पार्ट इज दैट 18 पीपल सेड दे एट एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट। एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 फ्रूट्स खाए उन्होंने। कौन से खाए मुझे नहीं पता। तो जरा ये देख लेते हैं कि जो एग्जैक्टली 2 वाले जो रीजन है वो कौन कौन से होते हैं। वो एग्जैक्टली 2 वाला रीजन ही किया है, ये 4 नहीं होगा उसमें, ये चीज याद रखना, क्योंकि 4 वाला जो रीजन है वो एग्जैक्टली 3 वाला है। 4 आर द नंबर ऑफ पीपल हु एट मैंगो, हु एट पाइनएप्पल और बनाना ऑल्सो। ये जो 4 लिखा है ना, इसको समझने की कोशिश करो, ये सेंटर में लिखा है। तो ये जो सेंटर वाला रीजन होता है ये तीनों सेट्स में कॉमन होता है, तो मैं 4 को नहीं लूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 7 लेना पड़ेगा, यहाँ से 3 लेना पड़ेगा और यहाँ से 8, क्योंकि आपको पता है ये जो ओवरलैपिंग एरियाज है ना, बेसिकली ये जो है ना, ये 2 फ्रूट्स वाले हैं। तो 4 तो मैंने हटा दिया, क्योंकि 4 तो 3 फ्रूट्स वाला है। तो 2 फ्रूट्स वाले कौन हुए? 7, 3 और 8। और 7 और 8 कितना हो गया? ओ सॉरी, ये 8 लिखा है, हाँ ठीक है 8 है। और मेरे पास टोटल पीपल कितने हैं? 18। तो मैंने क्या किया, 18 में से मैंने 7, 8 और 3 को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आंसर कितना आया? ये चीज समझ में आई? 8 तो मुझे फाइंड आउट करना है ना, तो मैंने 7 और 3 कितना होता है? 10। और 18 में से जब मैं 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 8। तो ये 8 बेसिकली इस एरिया का आंसर हो गया। 8 जो है ना, अगर उसको मैं समझाने की कोशिश करूं, तो अगर इंग्लिश में ये बोलूं तो 8 आर द नंबर ऑफ पीपल who ate banana and pineapple. 3 are the number of people who ate mango and banana. 7 are the number of people who ate mango and pineapple. ठीक है, तो थोड़ा सा रीजन्स को समझने की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद तो मुझसे कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट में 3 मिसिंग वैल्यूज थी जो मैंने फिल कर दी। द नेक्स्ट पार्ट इज दैट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो कि सर्वे में पूछे गए थे। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल का मतलब है आई हैव टू ऐड ऑल द नंबर्स। जब मैं सारे नंबर्स को ऐड करूंगा, इसको मत भूलना, 1 को, ये भी ऐड होगा। ठीक है, तो जब मैं सारे लोगों सारे नंबर्स को ऐड करूंगा तो माय टोटल आंसर विल बी इक्वल टू 46। एंड द लास्ट पार्ट इज दैट ही इज आस्किंग मी टू फाइंड m intersection p. m intersection p means this area, m intersection p। तो m intersection p ये पूरा एरिया होता है। ठीक है, तो इस पूरे एरियाज में कौन से नंबर नजर आ रहे हैं? 7 और 4, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। n का मतलब होता है नंबर ऑफ। m intersection p में कितने मेंबर्स आ रहे हैं? तो 7 + 4 = 11, तो 11 इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। थोड़ा सा अगर ये प्रॉब्लम समझ में आई है तो इसी की एक और प्रॉब्लम है, तो जिसकी वेन डायग्राम गलत बनी हुई थी बुक में, तो वो भी मैंने सॉल्व करके चैनल पे डाल दिया है।
ये क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। आई होप स्क्रीन क्लियर होगी, मेरी वॉइस भी क्लियर होगी। तो मैं थोड़ा सा इसको नहीं मेरे ख्याल से यही है, ठीक है। द क्वेश्चन इज दैट वी हैव 60 कार्स, टोटल 60 कार्स है हमारे पास, जिसमें से 25 यूज डीजल, 20 यूज लिक्विड हाइड्रोजन एंड 22 यूज इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही है। नो कार यूज ऑल द थ्री फ्यूल्स, कोई भी गाड़ी नो कार यूज ऑल द थ्री फ्यूल, मतलब तीनों फ्यूल कोई भी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करती। इसका मतलब है आपको पता है सेंटर वाले रीजन में जो है वो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देख लिया कि नो कार इज यूजिंग ऑल द थ्री फ्यूल। ठीक है। और फिर ये कह रहा है कि 14 कार्स यूज बोथ डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उसने लिखा हुआ है ना 14 कार्स यूज बोथ डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो कॉमन एरिया है इसमें टोटल 14 आना चाहिए नंबर। तो 0 यहाँ लिखा हुआ है तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। ठीक है। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसने मुझे बोला देयर आर 8 कार्स विच यूज डीजल ओनली, 8 कार्स ऐसी है जो सिर्फ डीजल यूज करती है, वो आपको वेन डायग्राम में बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है देयर आर 15 कार्स दैट यूज लिक्विड हाइड्रोजन, 15 कार्स ऐसी हैं जो लिक्विड हाइड्रोजन यूज करती हैं। तो जब अभी पेंसिल हटाता हूं मैं, थोड़ा सा ये इसको होने दो, क्योंकि थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है। ये वीडियो मैंने चैनल से ही उठाई है, अगर तुम लोग को देखनी है तो ये वहां से भी लिंक मिल जाएगी। अब मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये हाथ हट जाए ना, ताकि हमें क्लियर हो जाए। ठीक है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि 15 कार्स विच यूज ओनली लिक्विड हाइड्रोजन, तो मैंने लिक्विड हाइड्रोजन वाला जो सर्कल था ओनली है तो मैंने 15 लिख दिया। और 6 कार्स ऐसी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं ओनली। तो ओनली ओनली का मतलब पता है, आप इस रीजन की बात कर रहे हो, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया, इधर आई हैव रिटन 15 और यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू फिल दीज स्पेसेस। ये दो तो मैंने फिल कर दिए, ये दो तो मैं फिल कर चुका हूँ, मुझे ये दो फिल करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इन्फॉर्मेशन देखता हूँ और मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। यहाँ ये कह रहा है कि 25 यूज डीजल, मतलब डीजल का जो पूरा सर्कल है उसमें 25 होना चाहिए टोटल। तो मेरे पास 8 और 14 तो है, जब मैं 8 और 14 को ऐड करूंगा तो 22 आएगा, जब मैं 25 को 22 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ 3 लिख दिया। फिर वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी के टोटल है वो 22 है, तो 14 और 2 कितने हो गए, 16, 16 और 6 कितने हो गए, जब मैं उसको सॉरी ये 6 मुझे, ये 2 मुझे फाइंड आउट करना है, तो 14 और 6 कितना होगा 20, और जब मैं 22 को 20 से माइनस करूंगा तो 2 आंसर आ जाएगा। तो पहले पार्ट में तो मैंने जो है वो सारे के सारी वेन डायग्राम को फिल कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब एक और रीजन रह गया जो कि बाहर का है। मुझे बताया गया था कि टोटल सर्वे में 60 कार्स है, तो मैंने इन सब नंबर्स को ऐड करना है। जब मैं इन सब नंबर्स को ऐड कर दूंगा तो फिर मैं जो आंसर आएगा उसको 60 में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 12। जब मैं सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास 48 आएगा, और जब मैं 60 में से 48 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 12। ठीक है। तो मैंने पहला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। पहले पार्ट में ये कह रहा है यूज द इन्फॉर्मेशन अबव टू फिल द 5 मिसिंग नंबर्स इन द वेन डायग्राम। मैंने 5 नंबर्स मिसिंग जो थे वो फिल कर दिए। अब मुझसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ कार्स विच यूज डीजल बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, सिर्फ डीजल यूज करते हैं। ठीक है, इसको समझ दो। नंबर ऑफ कार्स विच यूज ओनली डीजल, जो सिर्फ डीजल यूज कर रहे हैं बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले पूरे सर्कल को मैंने हटा दिया, इलेक्ट्रिसिटी वाले पूरे सर्कल को मैंने हटा दिया, क्योंकि कह रहे हैं ना नॉट इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा सर्कल हटा दिया। इसके अलावा कौन से नंबर्स बचे मेरे पास, 8 और 3, तो मैंने क्या किया, 8 और 3 को ऐड कर दिया। 8 और 3 इक्वल टू 11, तो 11 मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ कार्स विच यूज डीजल बट नॉट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मैंने पूरे इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया। ये जो 15 है ये तो लिक्विड हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं, बाकी कितने बचे 8 और 3, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए थोड़ा सा ये है कि हमें वेन डायग्राम पहले बनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो वेन डायग्राम भी दिख रही है। द लास्ट पार्ट इज दैट आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ, और क्या दे रहा है सेट नोटेशन, डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई यूनियन एल, डी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई यूनियन एल। तो पहले मैंने क्या करना है, मुझे पहले इसकी वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन जो है ना बगैर वेन डायग्राम के सॉल्व नहीं होंगे। तो मैंने पहले डी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाई जो कि आपको ऊपर नजर आ रही है। दिस इज डी कॉम्प्लीमेंट मींस अदर देन डी, तो अदर देन डी मैंने सबको शेड कर दिया। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ये वीडियो में थोड़ा क्लियर हो गया जब क्वालिटी बढ़ा लोगे। ठीक है, तो अदर देन डी मैंने दोनों को शेड कर दिया।
और फिर मैंने किसको शेड किया, ई यूनियन एल, मतलब ई को भी पूरा शेड किया और एल को भी पूरा शेड किया। अब मुझे दोनों के दरमियान कॉमन शेडेड एरिया तलाश करना है। तो अब जरा देखो कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है। ये वाला पार्ट कॉमन शेडेड एरिया है, ये वाला पार्ट कॉमन शेडेड एरिया और नीचे वाला पार्ट कॉमन शेडेड एरिया। देखो मैंने इस फिगर में शेडेड कर दिया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, जब कॉमन शेडेड एरिया आपको पता चल जाए कि कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है, तो फिर उसके बाद क्या करना है, उस कॉमन शेडेड एरिया में जो जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं आप उन तीनों को ऐड कर दो। हमारे पास तीन नंबर्स कौन से, 6 है, 2 है और 15 है। तो मैंने तीनों को ऐड कर दिया, 6 को भी, 2 को भी और 15 को भी। तो 15 और 6 21 हो गए, और 21 और 2 हो गए 23। तो 23 जो है वो इसका आंसर आ गया। ये थोड़ी देर में वीडियो चल जाएगी तो आपको आंसर भी नजर आ जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसमें। तो इसमें जो है ना वेन डायग्राम बनाना जरूरी है, बिकॉज अगर वेन डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा रिक्वायर्ड शेडेड एरिया कौन सा है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपका रिक्वायर्ड शेडेड एरिया कौन सा है, तो उसके बाद बस ये देखना है कि उस शेडेड एरिया में कौन कौन से नंबर्स लिखे हैं, वो तीनों को ऐड कर देना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो भी थोड़े से, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा थोड़ा सा। अब ये है कि हमारे पास थोड़ा सा, मुझे ये बता दो कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। पेज नंबर जो है वो वाइज मैं एक मिनट बता देता हूँ। जो है मैंने पेज नंबर वहाँ लिखा हुआ था, उसमें हमारे पास जो पेज नंबर है दैट इज बेसिकली 43। ये जो पेज नंबर है ये 43 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे उधर, पेज नंबर 43 है। ठीक है, पेज नंबर 43 है। ये वीडियोस जो है ना ये उसमें भी मिल जाएंगी, आपको चैनल पे भी मिल जाएंगी। थोड़ा सा मैंने उसको समझा भी दिया है। दो क्वेश्चन हमारे पास और है, वो दो क्वेश्चन हमें करने हैं। पहले मुझे ये बता दो कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, किस तरह वेन डायग्राम में इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं और इन्फॉर्मेशन को किस तरह फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा समझ में आया है, क्लियर है, समझ में आ रहा है किस तरह हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन से एरिया में कौन सा एरिया क्या समझाता है, ओनली का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली टू का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है ये थोड़ा। ठीक है, बाकी कहाँ है सारे, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को समझ में आ रहा है, बेहजत को समझ में आ रहा है, बेहजत कहाँ है, बेहजत, जी सर। चलो ठीक है। ये तुम लोग के पास जो है ना मैंने प्रैक्टिस मटेरियल भी उसमें लिख दिया है, वहां से भी तुम्हें प्रैक्टिस इसकी अच्छी खासी मिल जाएगी। अब हमारे पास दो क्वेश्चन रह गए बस, थोड़ी सी मैं उसको दो क्वेश्चंस कराते हैं, फिर इंशाल्लाह क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ना इसमें बेसिकली थोड़ा सा अलजबरा आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल इसमें जो है ना वो थोड़ा सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ताकि ये इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़े से क्लियर हो जाए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये वाला क्वेश्चन भी हमने देख लिया है। अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन पे, इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हमारे पास 20 मिनट से 20 मिनट्स में ये दो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। अच्छा, द क्वेश्चन इज दैट, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, a class of 30 students, we have a total class of 30 students जिनको ऑप्शन दिया गया कि उनको चूज करना है बायो और केमिस्ट्री के बीच में। ठीक है, तो या फिर वो बायो चूज करें या वो केमिस्ट्री चूज करें, या फिर ना बायो ना केमिस्ट्री चूज करें। तो 28 स्टूडेंट्स जो है ना दे ऑप्टेड फॉर बायो, वो बायो के लिए उन्होंने चूज कर लिया। 17 स्टूडेंट्स ने कहा कि हम केमिस्ट्री चूज करेंगे, एंड 4 ऑप्टेड आउट ऑफ डूइंग बायो और केमिस्ट्री। आउट मतलब उन्होंने 4 ने जो है ना सेलेक्ट ही नहीं किया, ऑप्टेड आउट मतलब उन्होंने कहा नहीं हमें ना बायो चाहिए ना केमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, तो आई होप थोड़ा क्वेश्चन समझ में आओगा। वेन डायग्राम, अब ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना जिसमें जो है वो मतलब इस तरह के इवेंट्स वो डिस्क्राइब होते हैं, जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, एक ही वक्त में दो इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बेसिकली वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। तो अब वेन डायग्राम बनाने के लिए मुझे जाहिर सी बात है, मुझे पता है दो सेट्स है मेरे पास, बायो और केमिस्ट्री, तो मैं दो ओवरलैपिंग सर्कल्स बनाऊंगा। ठीक है, दो ओवरलैपिंग सर्कल्स, मैंने ये वेन डायग्राम बना दी, दिस इज माय वेन डायग्राम। पहले रेक्टेंगल बना दिया एक। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद अब अंदर दो ओवरलैपिंग सेट्स बनाए, क्योंकि मेरे पास बायो था और केमिस्ट्री था। तो बी फॉर बायो एंड सी फॉर केमिस्ट्री। अब मैं इन्फॉर्मेशन को दोबारा पढ़ता हूँ। इन्फॉर्मेशन कह रही है कि सबसे पहले 4 स्टूडेंट्स ऑप्टेड आउट ऑफ डूइंग बायो और केमिस्ट्री। तो 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना बायो ली और ना केमिस्ट्री ली। तो मैं 4 का लिखूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं जो है ना वो इसको मैं इनके मेंबर्स लिख दूँ। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स कितने हैं टोटल, 30। तो मैंने यूनिवर्सल सेट की जगह पे 30 का मेंबर लिख दिया। ठीक है, और बी कितना है, बायो कितनों ने लिए, 20 ने लिए, तो मैंने बायो के साथ जो है वो ब्रैकेट में 20 लिख देना है, क्योंकि बायो 20 है। केमिस्ट्री कितना है, 17, तो मैंने केमिस्ट्री के साथ ब्रैकेट में 17 लिख दिया। अब मैंने देखा कि 4 स्टूडेंट्स ऑप्टेड आउट, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, तो 4 बाहर आ गया।
अच्छा, अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो थोड़ी सी कम है। तो अब मुझे जो है ना, जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन कम होती है तो मुझे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन सपोज करनी पड़ती है। जैसे कि हमने अलजबरा में देखा था, अलजबरा की वो हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते थे तो हमें नंबर नहीं पता होता, खुद नंबर सपोज कर लेते थे कि एक्स बी द नंबर, वाई बी द नंबर। तो इसी तरह इन तरह के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जब हमें इन्फॉर्मेशन पूरी ना मिले तो हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा सपोज कर लेंगे। कि सपोज क्या करेंगे कि मुझे ये नहीं पता कि कॉमन पार्ट कितना है, मुझे ये नहीं पता कि कॉमन पार्ट कितना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर बायो एंड केमिस्ट्री, एंड मींस इंटरसेक्शन, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। तो अब ये कितना हो जाएगा, सिंस दिस इज टोटल 20 है तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है इस सर्कल में पूरा 20 है। ये 17 है तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स। ये चीज समझ में आई है, ये चीज क्लियर है, ये किस तरह आया 20 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स। चैट पे जाना पड़ेगा। ये 20 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स समझ में आया। हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सेट है, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। जब तुम वेन डायग्राम बनाओगे तो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी को भी बी लिख दो, किसी को भी सी लिख दो, बस उसकी वैल्यू सही डालना। तुम्हारी मर्जी है, तुम पहले बायोलॉजी लिखो, तुम्हारी मर्जी है तुम पहले केमिस्ट्री लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, लेबल तुम्हें खुद करना है, लेकिन फिर वैल्यूज चेंज नहीं करना, वैल्यूज उसी हिसाब से लिखना। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया कि मुझे ये पता था कि टोटल जो स्टूडेंट्स है वो 30 है। तो इसका मतलब है कि ये जो टोटल सारे नंबर्स लिखे हैं सबको ऐड करूंगा तो आंसर 30 आना चाहिए। तो अगर मैं इसको सबको ऐड करके इक्वल्स टू 30 कर दूं तो उससे मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। बिल्कुल पता चल जाएगी। हम अलजबरा में इसी तरह करते थे ना। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 20 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 30। देखो मैंने यहाँ भी वर्किंग करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इन सबको ऐड कर दिया क्योंकि मुझे पता है टोटल कितना है, टोटल इज 30। तो मैंने 20 माइनस एक्स प्लस 17 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 30 किया। ये आया 41 माइनस एक्स, तो एक्स कितना आ गया 30 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू 11। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। तो अब 20 माइनस एक्स मतलब 20 माइनस 11 कितना हो जाएगा 9। तो मुझे यहाँ 9 लिखना पड़ गया। ठीक है, और ये 17 माइनस एक्स मतलब 17 माइनस 11 कितना हो गया 6। मैंने यहाँ 6 लिख लिया। वेन डायग्राम मेरी पूरी फेल हो गई। मैंने जो है वो एक चीज सपोज की थी, उसके बाद मैंने सपोज करके सारी चीजें फिल कर ली। अब मुझे आंसर्स देना है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑप्टेड टू डू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, एंड मींस इंटरसेक्शन। ऐसे कितने हैं जो बायो भी कर रहे हैं और केमिस्ट्री भी कर रहे हैं। तो तुम्हें पता है इंटरसेक्शन वाला पार्ट कितना है x मतलब 11। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अच्छा, the next is how many opted to do just one of these subjects. How many opted to do just one of these subjects मतलब एक सब्जेक्ट कौन कर रहा है। तो 9 और 6। ठीक है, तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। देखो लैंग्वेज समझो, ये कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑप्टेड टू डू जस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। तो 9 जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ बायो कर रहे हैं और 6 जो स्टूडेंट्स है वो सिर्फ केमिस्ट्री कर रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स ऐसे कितने हैं जो सिर्फ एक एक सब्जेक्ट कर रहे हैं। तो दैट इज 9 प्लस 6 इक्वल्स टू 15। तो ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम था जो कि डिफरेंट था। ठीक है, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना ये तुम लोगों को सॉल्व करना है। मैंने उसको पॉज कर दिया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ो और जल्दी से मुझे सॉल्व करके इसके आंसर बताओ, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं। तुम लोग के पास 5 मिनट्स है। वेन डायग्राम ड्रॉ करो, अच्छी तरीके से पढ़ के इसको इसी तरह एक्स सपोज करो, फाइंड आउट करो सारी, फिर मैं वर्किंग दिखाऊंगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है अभी। बाकी जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। नहीं चार्जर निकल गया। कुछ बड़ा ही कर देगी बड़ा। मुश्किल है मुश्किल। तो बेटा आपने इसकी ना स्क्रीन ही तोड़ दी। आपने इसकी ये वो नहीं तोड़ी है, ये जो ये आपने इसकी स्क्रीन तोड़ दी। नहीं नहीं ये तोड़ी है। एक मिनट बहस निकाली। करा दो। एक मिनट मैंने नहीं निकाली। आप अपना काम करो। मैंने पहले भी निकाली थी। पता है मुझे, वो मुझे भी नजर आ रही है ना से आपने निकाली। अजर नहीं आपका तू भी माइक नहीं। अजर आपका माइक ऑन है, सब सुन रहे हैं, बंद कर लो।
सर ये क्वेश्चन कॉपी तो नहीं करना ना? नहीं नहीं, क्वेश्चन कॉपी मत करो, ये वीडियो तुम्हें मिल जाएगी रिकॉर्डिंग इसकी, क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना, अभी सॉल्व कर लो बस। सही है। कौन सा वाला क्वेश्चन अहमद? ये वाला जो अभी शेयर किया था, ये पढ़ दूं या पिछली वाली वीडियो वाला? वो वीडियो वाला तो तुम्हारी सप्लीमेंटल वर्कबुक का क्वेश्चन था। सफीउल्लाह बिल्कुल अभी डिस्कस करते हैं, जबरदस्त। और करो, दूसरे पार्ट का आंसर भी बताओ। ये वाला क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, बिल्कुल 1 मिनट दो मुझे। अच्छा, ये कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ टाइप्स ऑफ बुक्स रीड बाय 45 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स हमारे पास से, उनसे सर्वे किया गया कि वो किस टाइप की बुक्स पढ़ते हैं। उनको 2 कैटेगरीज दी गई, पहला क्राइम और दूसरा हॉरर। तो 12 रीड बोथ क्राइम एंड हॉरर। 12 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि दे रीड बोथ क्राइम एंड हॉरर, ये दोनों पढ़ते हैं। 9 रीड नीदर क्राइम और हॉरर। 9 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कहा कि ना हम क्राइम की बुक्स पढ़ते हैं, ना हम हॉरर बुक्स पढ़ते हैं। और फिर आगे कह रहा है कि एंड ट्वाइस एज मेनी रीड क्राइम एज हॉरर, और ट्वाइस एज मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु रीड क्राइम एज हॉरर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, रेक्टेंगल पहले मैंने बना दिया क्योंकि मुझे पता है दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, तो रेक्टेंगल बनाया। अच्छा, अब ये तुम कह रहे थे हम बात के हमें कैसे पता चलेगा सी कौन सा एच कौन सा है? तो इट्स अप टू यू, लेबलिंग तुम्हारी मर्जी है। तुम पहले वाले को एच लिख लो, दूसरे वाले को सी लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। तो मेरे पास 2 सेट्स थे, क्राइम और हॉरर। मैंने दोनों को, एक को सी लिख दिया, एक को एच लिख दिया। अब मैं जरा देखता हूँ मेरे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, मैं उसको डिस्प्ले करना शुरू करता हूँ। द फर्स्ट वन इज 12 रीड बोथ क्राइम एंड हॉरर। तो 12 का मतलब दोनों, बोथ मतलब दोनों। तो मुझे पता है कि 12 रीड बोथ, तो इसका मतलब है कि बोथ का मतलब है इंटरसेक्शन पार्ट। तो मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन में दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट था, उसमें मैंने 12 लिख दिया। अच्छा, द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज 9 रीड नीदर क्राइम और हॉरर। रॉ ऐसे है जो कुछ नहीं पढ़ते, तो फिर मुझे 9 आउटसाइड लिखना पड़ेगा, मैंने उसको आउटसाइड लिख दिया। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन है ना, थोड़ा इसको गौर से देखना पड़ेगा कि ट्वाइस एज मैनी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये मुझे अननोन है। तो इसको मतलब मुझे जब कोई चीज नहीं पता होती तो मैं उसको सपोज करता हूँ। तो मैंने देखा कि ट्वाइस एज मैनी रीड क्राइम एज हॉरर, तो मैंने हॉरर को ले लेना है एक्स।
आई विल सपोज x एज हॉरर, तो ट्वाइस का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो अगर एक x हो जाएगा, अगर हॉरर को मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे इसने कहा है ना कि ट्वाइस एज मैनी रीड क्राइम एज हॉरर, तो मुझे एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि लेट x बी द स्टूडेंट्स हु रीड हॉरर। ठीक है ना, मैंने ये लाइन लिखता हूँ हर जगह। तो मैंने अगर ये x स्टूडेंट्स हॉरर वाले हैं तो क्राइम वाले कितने हो जाएंगे, क्राइम वाले इसका ट्वाइस है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x विल बी इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस इसमें पॉइंट समझने वाला था, बाकी इसमें बिल्कुल उसी तरह करना है, टोटल नंबर हमें पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ये x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये टोटल 2x है, तो ये रीजन 2x माइनस 12 हो जाएगा, और ये रीजन टोटल x है, तो ये x माइनस 12 हो जाएगा। अब मुझे पता है कि टोटल स्टूडेंट्स आर 45, तो आई विल ऐड ऑल दीज टू गेट 45, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो है वो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 16 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, देखो x की वैल्यू 16 आ गई। मैंने क्या किया, 2x माइनस 12 प्लस 12 x माइनस 2 प्लस 9 इक्वल टू, आप सब शायद 9 को ऐड करना भूल गए होगे। और फिर जब x की वैल्यू 12 आ गई तो मैंने फिर क्या किया, थोड़ा देख लेते हैं इसको, जल्दी जल्दी हो जाएगा। x की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, तो अब मैं जब x की वैल्यू पुट करूंगा तो 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 2 32। तो 32 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो मैंने पूरी वेन डायग्राम बना के सपोज करके पूरी अब वेन डायग्राम मैंने फिल कर लिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे दो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। हाउ मेनी रीड क्राइम, क्राइम कितने रीड कर रहे हैं। ठीक है, क्राइम, अब इसने ओनली नहीं बोला है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ना, ये चीजों को थोड़ा सा वर्ड देखना होता है कि ये कह रहा है मुझसे कि हाउ मेनी रीड क्राइम, तो इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि क्राइम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्राइम वाले कितने हैं, क्राइम वाले कितने हैं, 2x टोटल। ठीक है, टोटल ओनली क्राइम कहता तो फिर तो 20 आता, लेकिन अभी इसने बोला क्राइम, क्राइम कौन पढ़ रहा है, तो क्राइम के कितने स्टूडेंट्स हो गए, 32, क्योंकि आपको पता है x की वैल्यू 16 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। और फिर कह रहा है हाउ मेनी रीड जस्ट हॉरर, सिर्फ हॉरर कितने पढ़ रहे हैं, तो हॉरर के लिए मतलब ओनली हॉरर, तो हॉरर के लिए कितना हो गया, ओनली हॉरर मींस 4। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है इसको पढ़ के थोड़ा सा, ये दो जो क्वेश्चन है ना ये थोड़े से डिफिकल्ट थे, तो इसकी और प्रैक्टिस करना है। इस तरह के क्वेश्चन सप्लीमेंटल वर्कबुक में भी है तुम्हारे पास। ठीक है, तो मैंने उसको जूम कर दिया, थोड़ा देख लो, जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा क्लास को वाइंड अप करते हैं। So this was all about word problems on Venn diagrams. Venn diagrams can be used to display different types of information, जैसे कि हमने अभी देखा। ठीक है, उन इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के बाद उसको सबसे पहले समझना जरूरी है कि कौन सा रीजन किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो आई होप थोड़ी सी क्लास में चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा ये है कि क्लास में विजुअल एड मिल जाता है ना, तो क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है, समझाना भी आसान हो जाता है। ट्वाइस एज मैनी वाला पार्ट समझ नहीं आया इसमें। देखो ये कह रहा है कि हमें, इसने इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट दी थी। इसने कहा था ट्वाइस एज मैनी रीड क्राइम एज हॉरर, मतलब हॉरर और क्राइम में जो रिलेशन है वो बेसिकली ट्वाइस का है। हॉरर और क्राइम जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनमें ट्वाइस का रिलेशन है। तो मैंने अब चूंकि मुझे हॉरर का भी नहीं पता था कि हॉरर कितने पढ़ रहे हैं, तो मैंने हॉरर को अज्यूम कर लिया कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग हॉरर। तो हॉरर और क्राइम का जो रिलेशन है मैंने कहा ट्वाइस है। तो अगर हॉरर एक्स स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो क्राइम कितने पढ़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्योंकि ट्वाइस का मतलब क्या होता है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो अगर हॉरर एक्स पढ़ रहे हैं तो क्राइम कितने पढ़ेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो मैंने जो है वो हॉरर के निकाल लिए एक्स और क्राइम के निकाल लिए 2x। फिर जब मैंने सबको ऐड किया तो मेरे पास एक्स की एक वैल्यू आ गई 16। तो इसका मतलब है कि हॉरर के स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल 16, और क्राइम के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 32, क्योंकि एक्स की वैल्यू 16 है। ये चीज समझ में हो गई, क्लियर हो गई थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे फिर इंशाल्लाह थर्सडे को। तो आप लोग जब तक रिवाइज थोड़ा कर लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो फिर जो है वो मुझसे उधर अगली क्लास में पूछ लेना याद से, या अभी है तो फिर अभी पूछ लो। जिसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, जिसको समझ में आ गया है क्लियर, तो वो फिर जा सकता है। अल्लाह हाफिज। जिसको क्वेश्चन करना है वो जल्दी से मुझसे क्वेश्चन कर ले। वर्कबुक नहीं है तो फिर ये है कि जो 2 क्वेश्चन मैंने चैनल पे डाले हुए हैं तो उनको तो फिलहाल सॉल्व करो। फिर ये है कि किसी फ्रेंड को कहना कि यार वो पिक्चर्स खींच के मुझे भेज दे, सप्लीमेंटल वर्कबुक की पिक्चर खींचने में कितना टाइम लगेगा।
ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। हमारे किसी फ्रेंड को बोल देना, वो पिक्चर खींच के भेज देगा तुम्हें। 3 पेजेस हैं, मेरे पास 3 to 4 पेजेस है, वो पिक्चर्स भेज देंगे।